दोस्तों, कैंडिड टॉक करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वेस्ट एशिया की जंग अब सिर्फ मिसाइल्स, बॉर्डर्स और मिलिट्री स्ट्राइक्स तक सीमित नहीं रही। अब यह जंग डिप्लोमेसी, मीडिएशन, इन्फ्लुएंस और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का भी एक बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। और इस पूरी सिचुएशन में एक सवाल बहुत तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। जब इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो मीडिएशन का सेंटर इंडिया क्यों नहीं, पाकिस्तान क्यों बन रहा है? क्या अमेरिका, खास करके ट्रंप कैंप, इंडिया को इस इक्वेशन से साइडलाइन कर रहा है? क्या पाकिस्तान को एक नया डिप्लोमेटिक रोल दिया जा रहा है? और क्या साउथ एशिया की सियासत में कोई नया पावर शिफ्ट देखने को मिल रहा है? सबसे बड़ी बात, जो 5 दिन का ब्रेक या पास सामने आ रहा है, क्या वो वाक़ई अमन की तरफ पहला कदम है या फिर ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक पास है जिसके बाद कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है? तो इन्हीं गहरी, सेंसिटिव और वक्त के सबसे अहम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक तजुर्बेकार आवाज़, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब एस.ए. इसाकी सर। इसाकी सर, आपका कैंडिड टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये है कि वेस्ट एशिया की जो इतनी बड़ी जंग में ट्रंप कैंप ने इंडिया को साइडलाइन करके पाकिस्तान को मीडिएशन का रोल आखिर क्यों दिया? क्या ये सिर्फ टेम्पररी डिप्लोमेटिक मूव है या फिर इसके पीछे कोई गहरी स्ट्रैटेजिक सोच छुपी हो सकती है? ये आपका सवाल का जी, इसमें कई एंगल्स है। जी जी। पहला एंगल आप बोले कि टेम्पररी हो सकता है केवल के, क्योंकि ईरान का अभी तक जैसा कि मीडिएशन का जब बात आई तो जैसा ही ट्रंप ऐलान करा के हम पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ ईरान के साथ मीडिएट करेंगे, जिसमें जो है उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस और ट्रंप का दामाद खुद जेडी कुशनर, जार्डन कुशनर, ये सब मिलके जो है इसकी निगरानी करेंगे। ये सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे बोल के एक अनाउंसमेंट हुआ था जी। तो इसको लेके और इसके साथ में कुछ 15 शराइत लगाई थी। ये पूरा चल रहा था। ये एक एंगल है। तो जैसा ही ये ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ऐलान हुआ कि भाई कोई क्वेश्चन पूछे तो यस, हम इनिशिएट कर रहे हैं कि भाई बातचीत करने की, मीडिएशन करने की, तो ईरान का इमीडिएट रिएक्शन है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो शराइत ये लोग लगे वो हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है, मगर पाकिस्तान का जो रोल है उस पर वो लोग ना टोटली इनकार नहीं करे, मगर थोड़ा सा पॉजिटिव एंगल। और सऊदी अरेबिया भी लेके जो है पाकिस्तान की मीडिएशन को थोड़ा सा एक्सेप्टेंस बताए, जैसा अभी तक न्यूज़ चल रहा है जी। रहा सवाल इंडिया को साइडलाइन करने का। इंडिया पहले से जो है ईरान और इजराइल के बीच में, जो अमेरिका, तीनों के बीच में जो वार हो रही, इस पर एक परफेक्ट साइड बोल के कोई नहीं लिया, क्योंकि वी आर नॉन अलाइंड कंट्री। हम किसी के साथ नहीं देते। वी आर अगेंस्ट टू दी, हम जंग के खिलाफ है बोल के एक हमारा स्टैंड है सदियों से इंडिया का। लेकिन ये स्टैंड जो है ईरान वार शुरू होने से पहले, जंग शुरू होने से पहले, इसमें से थोड़ी सी तब्दीली ये है कि भाई जंग शुरू होने से 48 आवर्स पहले या 36 आवर्स पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जो है इजराइल में थे और इजराइल में एक मीटिंग में अनाउंस करे कि भाई हम इजराइल के साथ में हैं। जब उन्हें वापस इंडिया आए उसके बाद में जो है बॉम्बिंग यानी मिसाइल अटैक्स ईरान के ऊपर शुरू हो गए। तो यहाँ से एक सवाल ये पहले, और दूसरी ये हो गया। तो यहाँ पे एक क्लियर कट स्टैंड से दिख रहा है कि भाई अब इंडिया जो पुराने दोस्ताना था ईरान का साथ में, उसके साथ में उतना ज़्यादा अभी वो उतनी मजबूत नहीं है, बल्कि एक डाउट तो आम आदमी के दिल में भी पैदा हो जाती है। दूसरी बात है कि हम चौबाहर
वहाँ पे एक पोर्ट है, जी हाँ। वो पोर्ट कंस्ट्रक्शन में इंडिया और ईरान के पार्टिसिपेशन में वो पोर्ट बना जा रहा था। उसमें 120 मिलियन डॉलर्स जो है, 120 मिलियन डॉलर्स इंडिया उसमें इन्वेस्ट करी थी और ये दोनों के बीच में पार्टनरशिप में ऊपर। लेकिन अचानक यानी ये बजट शुरू होने से पहले चंद महीने पहले उस डिसोसिएट ने हम उसकी दूरी अख्तियार करते हैं बोल के एक अनाउंसमेंट आया और बजट में उसमें कोई पैसा भी नहीं दिए। तो वो भी एक सिग्नल ये दे रहा, इंडिकेशन ये दे रहा कि भाई ईरान के साथ इंडिया दूर हो रही है के। ये 2 पॉइंट्स है। और ट्रंप दूसरी बार जब हुकूमत में आए उस दिन से लेके आज तक, मतलब इंडिया के साथ में जो ट्रेड डील हुआ था, यूएस और इंडिया का ट्रेड डील हुआ था, वो पूरे अगर डेवलपमेंट्स आप देखें तो आपको एक महसूस होती कि भाई ट्रंप भी नरेंद्र मोदी को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहा। ये तो है। एक टैरिफ बढ़ा देना और रशिया से ऑयल खरीदने पे ऊपर जो है पाबंदी लगा देना और टैरिफ के ऊपर जो है इंडिया के साथ में जिस तरह से गेम खेले पूरा वो गेम खेलना, ये सब ये हुआ था। तो ये हिसाब से क्या हो, इंडिया के ऊपर ट्रंप भी उतना सा स्ट्रेस, उनके अभी एतमाद ख़त्म हो चुका है, या तो ये डोंट वांट टू बी इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा बोल के एक समझ सकते हैं ये क्योंकि ये कोई फाइनल मेरा डिसीजन नहीं है, जो कुछ सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ये हिसाब से एक देखा गया कि भाई इंडिया को अमेरिका दूर कर रही और इंडिया जो है ईरान से खुद अपने कर्तव्यों की वजह से दूर होते जा रही। तो अब रहा वेस्ट एशिया में जो चल रहा, तो पूरे ये जंग किसके साथ में हो रहा, मुस्लिम कंट्रीज़ को और ईसाई और ज्यूश कंट्री के दरमियान हो रहा। तो ईरान मुस्लिम कंट्री कंसिडर करते जी। लेबनान, ये सबके लेबनान के ऊपर भी ये लोग अटैक्स कर रहे, इजराइल अटैक कर रहा। तो यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स में जो है ये 3 कौमों के बीच में, तो अब ईरान से कोई बात करना है तो अब इंडिया से तो दूरियां बढ़ गई ऑलमोस्ट। ईरान और इंडिया के दरमियान उतना पुरानी जो मजबूत वो ताल्लुकात नहीं दिख रहे। जो इंडिया की आवाम जो है ईरान के साथ है, लेकिन इंडिया की हुकूमत उतनी हरी भाई जैसा सर्कमस्टेंसेस यानी दिख रहा नहीं है, एक्चुअली विजिबिलिटी नहीं है वैसा। तो ऐसे सूरत हाल में अमेरिका के साथ में अगर कुछ भी करना है पहला बड़ा, तो पाकिस्तान को वो लोग चुन सकते। और पाकिस्तान को 2-3 एडवांटेजेस है कि पाकिस्तान ये मीडिएशन में क्या बोलते हैं सक्सीड होता फेल होता, ये बाद में बात करेंगे अपन। ये एज इट इज़ ऑन फेस ऑफ इट उनको एडवांटेजेस है क्या बोले तो, एक तो ईरान और पाकिस्तान दोनों के दरमियान जो बॉर्डर है, एक लंबी बॉर्डर दोनों के हिस्सा रहता, मतलब दोनों भी शेयर करते। बॉर्डर का मतलब है कि बॉर्डर के उस तरफ इधर रहे, बॉर्डर के इस तरफ इधर, दो के लंबा बॉर्डर दोनों को सरहद मिलाता है। दोनों के सरहद के हिसाब से दोनों करीब है एक। दूसरा, शिया कम्युनिटी वर्ल्ड में ईरान के बाद में ज़्यादा नंबर ऑफ शिया पॉपुलेशन है, सो कंट्री पाकिस्तान है। ये एक एडवांटेज है। तो ये 2 एडवांटेजेस पॉइंट ऑफ व्यू में देख के, और पाकिस्तान के साथ में किसी सूरत हाल में भी वहाँ पे कुछ हुआ तो ईरान थोड़ा सा सिंपैथेटिकली कंसिडर करने के चांसेस रहते, मगर एग्रेसिव उनके ऊपर जो है ऑफेंसिव जाने का नहीं रहता। बोल के ये एडवांटेजेस को देख के हो सकता है कि भाई चुन के रहता। लेकिन अब पाकिस्तान सक्सीड होगा, पाकिस्तान पहलू करा या अमेरिका उसको दावत दी, या अन्य तो पाकिस्तान खुद इन्वॉल्व हो के नहीं हम बातचीत करते बोल के करे, ये किसी को नहीं मालूम। मगर ऑन फेस ऑफ इट क्या दिख रहा बाहर से, तो देखने में अमेरिका पाकिस्तान को आगे कर रहा है कि भाई आप ईरान से बातचीत करो, क्योंकि ईरान के साथ बातचीत करने के वास्ते अभी कोई नहीं है। हो सकता तो यमन, पहले यमन में जो बातचीत हुई थी, यमन या ओमान कन्फ्यूज़ होते हैं, यमन जो बातचीत हुई थी, वो बातचीत के दरमियान जब बातचीत आगे बढ़ रही थी, कंक्लूजन हुआ था, उसके बाद में वार शुरू हो गया था। तो अब वहाँ पे कोई एतमाद करके वहाँ जाके बैठ के फिर बातचीत करने का नहीं। मगर वो रूलर का तो वो लोग तो ईरान के पॉजिटिव में होंगे, लेकिन फिर भी वहाँ का फेल हो गया। तो अब सेकंड ऑप्शन कौन सा है, तो टर्की के ऊपर भी उतना से ज़्यादा
ईरान ने, इजिप्ट को हो सकता है कि भाई अब अगर पाकिस्तान नहीं हो सका तो इजिप्ट हो सकता था, जी मगर अब पाकिस्तान को चुन लिया ना। पर अगर ये कहाँ तक ये पहुँचेगा देखेंगे, और नेक्स्ट क्यों कैसा सक्सीड हुए तो पाकिस्तान को एडवांटेजेस क्या है, सक्सीड नहीं होने से पाकिस्तान को एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर पाकिस्तान सक्सीड हो गया तो इंडिया के ऊपर क्या होता, ये सब अपन आगे बातचीत करेंगे। तो अब एज इट इज़ दिख रहा है कि भाई ये दो चीज़ों में मेन दो चीज़ है कि भाई थोड़ा सा पॉजिटिव स्टैंड ईरान का पाकिस्तान के टूवर्ड्स, और पाकिस्तान और ईरान हद सरहद के दोस्ताना, और पॉपुलेशन वाइज में शिया कम्युनिटी वहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादा रहा नहीं। ये चीज़ों में जो है मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उधर टिल्ट होगा, और अमेरिका को आप कभी भी एतबार नहीं कर सकते उसका स्टैंड क्यों लिया क्या लिया, तो आगे जाके वक्त ही बता सकता। एज इट इज़ अभी जो दिख रहा ओनली ये दो एडवांटेजेस या दो तीन एडवांटेजेस की वजह से, और ख़ास करके पाकिस्तान जब से ट्रम्प सेकंड टाइम पावर में आया तो असीम मुनीर के साथ उनकी दावत, और शहबाज शरीफ के साथ में, और शहबाज शरीफ उठो बैठो बोल के उठक बैठक करा रहे, सो प्रोग्राम्स देखे होंगे ना आप, तो ट्रम्प के साथ में। तो अब पाकिस्तान के जो रूलर, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी हो, पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ असीम मुनीर भी हो, ये दोनों जो है ट्रम्प के साथ में आजकल बहुत खांदे पे हाथ डाल के हाथ से हाथ मिला के घूम रहे, सो बहुत सारा दिख रहा ना, तो उनके थोड़ा क्लोजनेस बढ़ गया। नरेंद्र मोदी से जो है थोड़ा डिस्टेंस और ट्रम्प के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा, तो ये भी एक एडवांटेज हो सकता है कि भाई वो लोग पाकिस्तान वो लोग को होना है कि भाई अमेरिका का जो भी मौक़िफ़ है वो एज इट इज़ वहाँ पे पहुँचाने वाला एक पोस्टमैन, एक मैसेंजर कोई भी होना, तो हो सकता है वो रोल के लिए पाकिस्तान को चुन के रहते हैं। जी, तो इसमें एक सवाल ये बनता है कि जब ट्रम्प मोदी को इतना पीछे कर रहा, इतना अवॉइड कर रहा, फिर भी अपने नरेंद्र मोदी जी ने जाके ट्रम्प के गोद में बैठने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। क्या हो सकता है कि कुछ मजीद फाइल्स और ना खुल जाए, यही डर पे वो जा रहा हो? अभी तक तो पिक्चर में वो चल रहा, जो ऑन फेस इंटरनेशनल मीडिया रहने दो, यहाँ पे इंडिया के अपोजिशन रहने दो, सब बता रहे हैं कि भाई इसके पीछे क्यों इतना सा ये है। जैसा कि राहुल गांधी का वो है ना, वो चौक पार्लियामेंट में देखे थे ना, वो वार में निंजा वगैरह वार कुछ करा, मार्शल आर्ट्स का एक टेक्निक बताते हुए हलाक जो है दबा दिए, उनके चौक कर दिए, जो है गला दबा दिए, ये जो पूरा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तार अटकी होंगी, मगर उसके लिए कोई अब खुल के कोई बोलने वाला नहीं है। अब जो भी हुआ, मैं जब सिर्फ उनका नेम सरफेस हुआ, मगर कोई ठोस सबूत नहीं है बोल के, और ये पूरा जो है एक तरफाना बोल के, ये अपना इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री रहने दो और डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इंडिया की तरफ से, वो क्या भाई खाली खामुखा इनको ही ले। जबकि हरदीप सिंह पुरी का जो अपना पेट्रोलियम, उनका तो खुलेआम उनका मिल गया, मतलब उनका नाम कई बार सरफेस हुआ, उन्होंने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला वो सब झूठ साबित है बोल के अपोजिशन के वाले जो पवन खेरा वगैरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा के पूरा जो उनका पोल खोले कितने बार आए, और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह राज्यसभा मेंबर, उन्होंने भी जो है गड़बड़ कर, ये पूरा ये सब ये है। हाल ही में एक दो दिन पहले डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी भी पार्लियामेंट के एमपीस मिनिस्टर्स के जो पोस्ट मिली, वो किस वजह से मिली, वो भी बातचीत चल रही थी। सेंसिटिव मैटर, क्योंकि सुब्रमण्य स्वामी के इस पे एतबार नहीं कर सकते हैं अपन, और उसके बेबुनियाद के भी कुछ नहीं, क्योंकि वो एक्स पे कल परसों भी चल रहा था जो, और वो नरेंद्र मोदी की ऑटोबायोग्राफी लिखने को है, सो कोई राइटर, वो ये तो सेंसिटिव मैटर्स है, वो चल रहे। हो सकता है कि भाई क्यों करीब जाना चाह रहे हैं, हो सकता है कि, और राहुल गांधी का तो डायरेक्ट एक एलिगेशन ये है कि अमेरिका में उनके दोस्त द ग्रेट इंडस्ट्रियल के साथ में कुछ केस हो गया, तो वो उसके वजह से जो है अमेरिका नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रही, यानी तो डरा रही, धमका रही, ये भी हो सकते वजह बोल के ये भी आ रहा ना। तो जो भी हो सर्कमस्टेंसेस, एक चीज़ तो ये है कि भाई आप जैसा बताए कि वो दूर करने जा रहे, तो करीब होने की चांसेस, करीब होने की कोशिश जो हो रही, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तार अटके होंगे, तो वो आइंदा चल के कोई ना कहीं से वो लेक होते, मगर अपन कमिट नहीं हो सकते कि भाई ये फलाना चीज़ है बोल के। रहा सवाल पाकिस्तान को पिक्चर को लाने में, ये है कि भाई उनको एक पोस्टमैन होना है या मैसेंजर हो भी होना है, जो कुछ भी बोल रहा है वो बोल के वो वहाँ तक अपना बात पहुँचाने वाला
एक आदमी चाहिए। अगर इंडिया को इन्वॉल्व कर दिए ये लोग खुद, क्योंकि इंडिया अब इंडिया साइलेंट है, तो ये साइलेंट इसमें इंडिया कुछ भी, क्योंकि और इंडिया जो है नॉन अलाइंड कंट्री है, तो वो लोग वार के एगेंस्ट है। इंडिया का एक्चुअली बेसिक पॉलिसी है, वो पॉलिसी लोग इम्प्लीमेंट करें ना को करो, मगर इंटरनेशनल वाइड में इंडिया का इमेज वही है कि एक नॉन अलाइंड है, वो लोग कोई वार नहीं चाहते। तो फिर अगर हो सकता है कि इंडिया फिर वहाँ जाने के बाद में इंडिया और इनके बीच में जो दोस्ती का कुछ दूसरा पहलू निकल गया, तो बोल के ये कुछ होंगे, वजह का भी हो सकते हैं। एडवांटेजेस पोजीशन में क्या है बोले तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की ट्रंप के साथ में जो तालमेल है वो, और ईरान भी जो है थोड़ा सा पॉजिटिव रहना, और सऊदी अरेबिया भी ओके जैसा बताना, ये सब चीज़ें देखने के बाद में हो सकता है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहे होंगे। लेकिन ये है अपन इतना डिस्कशन कर रहे क्योंकि वार के टाइम पे थिंग्स इतने डायनामिक वे में चेंज होते, क्योंकि हम आप मेरे से बातचीत करके पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके रिलीज़ करें तक माहौल कुछ अलग भी चेंज हो सकता। जी हाँ सर, ट्रंप की तरफ से जो 5 दिन का ब्रेक या पास की जो बात सामने आ रही है, आप उसे कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई ये पीस प्रोसेस की शुरुआत लगती है या फिर एक पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक शो ज़्यादा नज़र आता है? ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखा गया तो ईरान का कहने का है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर, सॉरी अमेरिका के ऊपर ये 5 दिन का, अब 5 दिन अब 10 दिन हो गया। अच्छा, तो फिर आज सुबह में कभी न्यूज़ में देख रहा था, तो ये 5 दिन ने फिर 10 दिन या कल रात में कहीं सुना, याद नहीं है मेरे को, मगर ये 5 दिन का मोहलत तो जा रहा, अब ये 10 दिन का। एक्चुअली ईरान के एंगल में देखें तो अब ये पूरा जो है अमेरिका का एक बड़ा गेम प्लान है, क्योंकि उन्हें अपने फोर्सेस को रिकूप यानी फिर से रीअरेंज, आप उसको रिकूपिंग बोले तो आपके पास 10 सोल्जर्स आप भेज दिए और वहाँ पे कुछ हो गया, और उसके बाद में से और उसमें इजाफा करके सब करके उसको फोर्स को रीडिप्लॉयमेंट करना सब, तो टेक्निकल वो हिसाब से अब ग्राउंड बूट मतलब ज़मीनी जंग शुरू होने के वास्ते जो टाइम बाइंग, तो आप उसको टाइम बाइंग के लिए भी ये जो है डिप्लोमेटिक प्रोसेस के जैसा दिखा के हम 10 दिन के वास्ते मोहलत टाइम लेना है, टाइम बाइंग करके क्या है ये फोर्सेस करने के वास्ते पूरा इसका चार्ज। जबकि ये ट्रंप 5 दिन के लिए स्टॉप कर रहे बोल के, मतलब पास जो भी है बोल के अनाउंस करा था, उसके इमीडिएट इजराइल का रिएक्शन क्या था, कोई जंग वार रुकने वाला नहीं है, वार कंटिन्यू। उससे ट्रंप का सिर्फ ऐलान आया, उसके बाद से भी वार कंटिन्यू हो रहा, और उसके बाद में या दूसरे दिन और उसी दिन रात में 100 मिसाइल्स फायर करे बोल के कल बता रहा था। तो ईरान की तरफ से 100 मिसाइल्स एट ए टाइम फायर हुए बोल के, तो ट्रंप खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का जो है बात पे यकीन करने के वास्ते ना ईरान तैयार है, उसी टाइम पे उसका खुद का पार्टनर इजराइल भी तैयार हो जैसा नहीं दिख रहा, क्योंकि एक तरफ ट्रंप ये बता रहा कि भाई पूरा ईरान का पास पूरा हथियार ख़त्म हो गया, आर्म्स एंड एमुनेशन ख़त्म हो गए, मिसाइल्स ख़त्म हो गए, उनके पूरे कई लोग मर गए, अब तबाह हो गए ईरान, अब खाली सिर्फ उसको झुकना है, सरेंडर करना ही है बोल के बता रहा था। दूसरी तरफ और क्या बता रहा, मेरे को नेटो कंट्रीज़ का हेल्प मांग रहा। नेटो कंट्रीज़ बोले कि हम इन्वॉल्व नहीं होते जी। तो और मेरे को जो मरहूम अली खमैनी से मेरी बात हुई थी, जो उन्होंने मेरे को सुप्रीम लीडर बनाने की पेशकश करे बोल के, तो ईरान का सुप्रीम लीडर ट्रंप कैसे बनाते भाई ये एक्चुअली, तो इसको पहले क्या है वो तो घुसने इजराइल के कहने पे घुस गया होगा वार में, और समझे इजराइल और ईरान का इजराइल और अमेरिका का जो भी एजेंसी जो भी इंफॉर्मेशन लाया वो इंफॉर्मेशन गलत साबित हो गया। वो लोगों का असेसमेंट ये था होगा मेरे ख्याल से कि भाई टॉप लीडर ऐसा एलिमिनेट कर देंगे, ईरान के टॉप लीडर को, टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिए तो वहाँ पे तख्ता पलट जा सकता है, तो हमारा काम खत्म हो जाता, बदल सकती, तो वो नहीं हुआ। अब वार में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आप अचीव करने के बाद वार बंद कर सकते हो या वार विड्रॉ कर सकते हैं, यानी तो हार मान सकते हैं। आपका अचीव पहले क्या था, न्यूक्लियर डिजार्मामेंट, मतलब न्यूक्लियर का वहाँ पे
पूरा खात्मा कर देना ईरान जी। का। ईरान बता रहा कि भाई हम कोई न्यूक्लियर वेपन हमारे पास नहीं है। तो उस सिलसिले में आप न्यूक्लियर के 1-2 स्टेशन थे उसके ऊपर कुछ बॉम्बिंग करें, और इसके पहले भी एक बार बॉम्बिंग करके जब अक्टूबर में बॉम्बिंग हुआ करके था ना, वो खुद जब भी डिसमेंटल कर दिए बोल के आप अनाउंस करे थे, वो हो ट्रम्प गया, खुद ने अनाउंस किया जी। अनाउंस कर दिया। तो अब न्यूक्लियर का सवाल कहाँ पे है? वो तो ऑब्जेक्टिव, वो तो हवे में है। जी। दूसरी बात है कि भाई तख्ता पलटने की, रिजिम चेंज करने की, तो रिजिम वहाँ चेंज करने, अली ख़मैनी की कत्ल के बाद में पूरा ईरान एक हो गया, जबकि उल्टा हो गया। तो जी। 2 ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव नहीं हुए, तो फिर वार कहाँ से हुआ? जी। मतलब वार आप कहाँ तक लेके जाएंगे इसको? उनको मारते जाएंगे ना। और ईरान ये बता रहा कि भाई आप हम सरेंडर होने की सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमारा शराइत, वो 5 शराइत लगाए थे वो। तो 5 शराइत में जैसा कि एक पूरे जितने भी, वही आगे आने वाला है, कोई क्वेश्चन हाँ करने तो वाले नहीं थे। बता जी रहा हाँ। हूँ। तो जी हाँ। इस सिलसिले में उनके 5 शराइत है, इनके 15 शराइत है। जी जी जी। तो ना ये उन मानने को तैयार है या ना ये मानने को हाँ, तैयार है। अब बीच में अभी पाकिस्तान ये आ गया था, तो नहीं अब ये अगर 5 दिन का जाके 10 दिन हो गया। जी तो मैं बोला था ना, वार में डायनामिक्स इतना फास्ट चेंज हो रहे, जो पुराने वार्स नहीं है, ये न्यू वार है, न्यू वर्ल्ड में, न्यू मॉडर्न एज में हो रहा। सो टेक्नोलॉजिकल वार भी है ये। जी इसमें जो है साइबर वार, मतलब सोशल मीडिया में एक चलते रहता, बॉम्बिंग एक जगह होते रहता, मिसाइल एक जगह गिरते रहती और दिखाते एक जगह, जी हाँ। पूरा तबाही एक जगह होती रहती मगर तबाही जगाते दिखाते दूसरी जगह। ये पूरा ये है। तो इसमें आप कोई भी कितना भी बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, वहाँ पे भी ये हो सकता है। जैसे कि अब हम इतना बात कर रहे हैं, मेरा नॉलेज थोड़ा ही है, अब इसमें भी गलतियाँ हो सकती है। तो इसीलिए अपन ये वार के टाइम पे आप कोई कंक्लूजन को या कोई एक इस पे नहीं, लॉजिकल एंड को नहीं पहुंच लॉजिकल सकते। तो नहीं पहुंच सकते, मगर हम लोग जो हम खुद बचपन से सुनते आए, हमारे माँ बाप सुनते आए कि अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, अमेरिकन्स की बहुत सारी इज्जत है दुनिया भर में। मगर ये ट्रम्प की वजह से, इनकी नालायकी की वजह से, ये झूठ जो बोल रहे हैं, इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकन्स की इज्जत चली जा रही, सिर्फ ट्रम्प की वजह से। क्योंकि ट्रम्प झूठा है, ट्रम्प को जो है दिमाग सही नहीं है, कभी एक कुछ दिमागी संतुलन खो चुका है, कभी एक बोल रहा कभी एक बोल रहा। ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर जो बेइज्जती हो रही, जो एक अरसे तक जो है अमेरिका अमेरिका बोल के बहुत सारे बोले, तो अब पूरे लोगों में जो बेइज्जती हो रही, अगर ऐसे दिमागी संतुलन के दरमियान, जबकि उसके पास बटन भी मौजूद है, जबकि ये कभी कुछ बोल रहा, कभी मैं किसी कंट्री का सुप्रीम बोल रहा, कभी कुछ और बोल रहा, कभी 5 दिन बोल रहा, कभी 10 दिन बोल रहा, कभी नाटो का हेल्प, जो ऐसे जो उटपटांग जो काम कर रहा, अगर उसके दरमियान उसके पास जो बटन है पूरी दुनिया को उड़ाने का, न्यूक्लियर बम का, तो क्या ऐसे हालत में क्या वो ऐसी गलती नहीं कर बैठेगा? इसको कंट्रोल करने के लिए क्या हो सकता है? नहीं समझ, ये थोड़ा बटन, एक खाली सिर्फ न्यूक्लियर का बटन अपने पास है, सो बताए तो 1 मिनट में दुनिया ख़त्म हो जाती। न्यूक्लियर वेपन्स है, मगर उसकी रेंज क्या है? क्योंकि ये समझ के लोग भी पैनिक हो जाएंगे ना। मेन एक्चुअली क्या है बोले तो, ये डराना धमकाने का जो चीज़ है, ऑन सरफेस, मतलब ये जो दिखता है आपको, तो अमेरिका का डराने का मकसद, अगर वो मकसद है, अमेरिका सुपर पावर का मतलब ये है कि भाई अमेरिका इकोनॉमिकली अब जो है डॉलर का पावर है, जो वर्ल्ड वाइड जो इकानमी है, वो इकानमी को कंट्रोल करने का जिम्मा जो है पूरे, जैसा कि मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज है, ऑयल एक्सट्रैक्शन वगैरह जो कॉन्ट्रैक्ट दे के उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी जिम्मा उसको दे दिए, और उसके डॉलर्स, उसका ये वो सब वो हिसाब से देखा गया तो अब सुपर पावर है। जैसा कि एक कंट्री के पास एक बटन लेके दबा दिया, तो फिर वो ऐसा बोले तो नॉर्थ कोरिया के पास, उसके पास भी है बटन, उन भी दबा सकता। ये ऐसा कोई नहीं हो जाता वर्ल्ड में कि ट्रम्प दबा दिया दुनिया ख़त्म हो गया, तो फिर ऊपर वाला क्या है? तो ये नहीं, ये खाली बोलने की बात है, अगर कितना भी है। और एक बात है, सपोज देखेंगे आप, कहीं पिक्चर्स में देखे होंगे आप, बटन दबाने के बाद में, बटन ऐसा खाली सिर्फ प्रेसिडेंट दबा दिए तो, बटन दबा दिए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट, वहाँ पे न्यूक्लियर बम फटता नहीं, उसका कॉन्फ़िगरेशन रहता, उसके लिए मीटिंग, उसके लिए एक बोर्ड रहती, वो लोग सब होने के बाद में, एवरीथिंग ओके होने के बाद में, उसको ऑपरेट करने के बाद उन्होंने बटन दबाए तो फटती वहाँ पे।
हाँ, वो क्योंकि सो वजाहत क्योंकि थोड़ा ऐसे जरूरी है आम लोगों के नहीं, लिए। ऐसे पागल ना रहे कि रात रात जी। जाके दरवाजा खोल के उसके क्या बोलते अलमारी में से अलमारी चाबी में से निकाल के जाके पिक्चर में बताता ना, कोई जी जी पिक्चर में 1-2 पिक्चर्स में है वो, जी। तो लास्ट मिनट में प्रेसिडेंट ठहरा हुआ रहता बटन दबाने के वास्ते, जब तक एक बोर्ड अगर वो दबा दिए तो खत्म हो जाता, लेकिन लास्ट में हीरो वहाँ पे जाके ये करने के बाद में हाथ निकालते, मतलब वो पॉजिटिव एंगल में। जी एक जी। नेगेटिव एंगल में बोले तो अब आधी रात को जाके उन्हें दबा दिए नींद में से, कोई ख्वाब आ क्योंकि गए, पहले ही पगला गया है ये। जी हाँ। नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये बोलने के लिए बात है मगर नहीं जी। होता, ये वो न्यूक्लियर बम्स के नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के पास भी पोखरान में टेस्ट कर लिए। न्यूक्लियर देखो वेपन बना के कोई घर में रखा नहीं रखा अलग नहीं, मगर न्यूक्लियर के पावर के हिसाब से कहते इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, चाइना के पास है, जबकि मैटर अमेरिका के पास तो है, ब्रिटेन के पास भी होंगे नहीं होंगे डिपेंड, पर ये तो ओपनली अनाउंस कर लिए सो है कि भाई हम वी आर न्यूक्लियर पावर कंट्रीज है। न्यूक्लियर पावर सिविल न्यूक्लियर पावर भी है और आप वार के वास्ते यूज़ करने का है, ये डिफरेंट एंगल्स है। तो ऐसा नहीं होता कि भाई उन्हें अब अगर हुआ तो इतना पागल रहा तो अब तो इंडिया अमेरिका है कि आप बोले जैसा बेइज्जती हुई, अब इसको वार में तो घुस गए आप जंग में घुस गए, रोड पे मारपीट हो रही है, आप घुस गए, अब आपको बाहर निकलने का वे आउट नहीं दिख रहा आपको। नाटो को पूछे, नाटो वाले बोले स्पेन बोला, अब ब्रिटेन इवन सभी बोल दिए कि भाई हम रेडी नहीं है उसमें, हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। ओके, चाइना और रशिया ईरान के साथ में है, उनको जो है पूरी मॉरल सपोर्ट है, उनके पास वेपन भेज रहे, पैसा भेज रहे, सब कुछ भेज रहे, सिर्फ अब बैठ के तमाशा देखने के पोजीशन पे इंडिया एक तमाशा देख रहा। और पाकिस्तान का जो है उसका हालत है उसका है, बाकी के ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में उसमें थोड़े उनके पर तकरीबन कंट्री के ऊपर तो ईरान बॉम्बिंग करके छोड़ दिया, बाकी के जो भी है लेबनान वगैरह, लेबनान भी है, और कौन सा पालस्तीन में भी हमास जो है उनके साथ में है, हिजबुल्ला जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरे ईरान के साथ में दे रहे। तो सिचुएशन वार के हिसाब से देखा गया तो अब इमीडिएटली आधी रात में वो अगर वही बात अगर मान लिए हम, तो फिर ईरान के पास भी है न्यूक्लियर वेपन, होगा ना भाई। अब एक इवन अपने मज़हब में भी जायज़ है कि भाई जब बचाना पड़ता है किसी को तो एक झूठ भी बोल सकते हैं, हो सकता है झूठ बोल के भी होंगे कि वेपन कहीं छुपा के होंगे, अगर वेपन बोले तो ऐसा कोई बिल्डिंगों के जैसा नहीं रहता ना, हो सकता है कि भाई छोटा मोटा जैसा मिसाइल हो रहा, मिसाइल के रूप में होगा, या नहीं तो दूसरी कोई फॉर्म में होंगे। आप कहीं इंग्लिश पिक्चर्स में देखे होंगे ना, इतना कैप्सूल में सिर्फ न्यूक्लियर एटॉमिक वेपन भरा हुआ रहता, उसको एक मिसाइल के अंदर मिसाइल में डाल के जो है टारगेट को हिट करने की कोशिश करते, बीच में हीरो आता, जो है सब वेपन इतना होगा कैप्सूल के बेस में, या नहीं तो दूसरे कोई पाउडर के बेस में कुछ होगा। तो उसे फॉर्म में, क्योंकि वी आर नॉट साइंटिस्ट, वी आर नॉट टेक्निकल पर्सनस, तो हम ये वेपन का शेप ऐसा रहता बोल के, वो तो मिलिट्री वाले वो लोग बैठ के बोलना, ये कॉमन खाली जनरल टॉपिक के लिए मैं बता रहा हूँ। तो नहीं हो सकता, जो भी है डिप्लोमेटिक तौर पे और जो वार के जो तौर तरीके है वो स्ट्रैटेजिस्ट के हिसाब से ही होता वार। अब रहा सवाल ट्रंप किस तरह से ये वे आउट निकाल सकता अब, या कोई इन्वॉल्व होते इसमें, वो देखना चाहिए। सर, इजराइल का स्टैंड काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रहा है और वो खुलकर कह रहा है कि जंग रुकने वाली नहीं है, तो क्या हम ये समझे कि इजराइल अब अमेरिका का प्रेशर या एडवाइस को पहले की तरह अहमियत नहीं दे रहा है? हो सकता है, क्योंकि अब ईरान और इजराइल के बीच में दुश्मनी आज की नहीं है, सदियों से है वहाँ पे, और इजराइलीज का ज्यूइश का जी एक सपना है कि भाई ग्रेटर इजराइल का, जी, तो इसी हिसाब से लेबनान को भी मारते रहता बाद से, पूरा ये लोग जो अतराफ जो सर्किल जो प्लेस है जो ग्रेटर है इजराइल के जो उसका नक्शा है, उसका नक्शा और उसमें सबसे बड़ा हर्डल कौन है? ईरान है। तो ईरान को आज नहीं मार सके तो अब कल की बात नहीं रहती, बल्कि अब प्रेशर इस अमेरिका सडनली, जैसा कि आप चंद दिन पहले मैं कहीं पढ़ रहा था न्यूज़ में, बाराक ओबामा के टाइम पे भी बाराक ओबामा को भी प्रेशर करा था, और उसके बाद जो बाइडेन को भी जो है इजराइल की तरफ से प्रेशर आई थी। तो ये लोग बहुत जब से नेतन्याहू इजराइल का जिम्मा संभाला, जब से जो है ये अमेरिका के ऊपर इजराइल की तरफ से प्रेशर है कि भाई ईरान को मारो,
ईरान के ऊपर हमला कर दो, ईरान को खात्मा कर दो, ईरान को जो है अपना कब्जे में ले लो, मतलब ये चल रहा है। तो अब सबसे बड़ी ये लास्ट में अब सेकंड टर्म ट्रंप में आ गया, और जैसा मैं बताया कि भाई वो हो गया होगा कि भाई उनके ट्रैप में आके अब इजराइल को ये मालूम है कि भाई अब रुक गए ईरान से, अगर मतलब जंग रोक देना मतलब ईरान के हाथ में हार गए जैसा ही है ना। जी। ईरान का अपर पावर हो गया, तो अब ईरान कुचलना शुरू कर देता। लेबनान में जो हमास, उधर पालस्तीन में हमास एक्टिवेट हो जाती, लेबनान में हिजबुल्लाह है, उधर यमन में जो है हौती एक्टिवेट हो जाती। ये तीन फोर्सेस, मेन रेबल फोर्सेस पूरे एक्टिवेट हो गए, और एक तरफ से ईरान तो बोले तो ऑलमोस्ट इजराइल का खत्मा हो गया जैसा ही। आपको बहुत सारा डैमेज हो गया उनको, मैं समझता हूँ 40-45% डैमेज तो हो गया लोग, और मेन से वहाँ पर पब्लिक में रिवोल्ट भी शुरू हो गया। तो अब अमेरिका कुछ ना कुछ प्रेशर करके उसको रोकने की कोशिश। इजराइल तो स्ट्राइट अवे अपने आप हाथ नहीं उठाता, उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर अगर कुछ माउंट हुआ, मतलब उसके ऊपर दबाव बढ़ गई, वो बात को अगर वही पॉइंट ऑफ व्यू बोले तो ईरान के ऊपर भी अब इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप हुआ तो ही ये वार रुकेगा। खाली ऐसा ही बैठ के ये तीनों के बीच में दरमियान से बातचीत के दरमियान से रुकने का चांसेस बहुत कम है। अब फ्रांस, स्पेन, जितने भी कंट्रीज है, और एक तरफ से इंडिया भी इसमें अब ख़त्म आगे बढ़ाना चाहिए कि भाई मीडिएशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, प्रेशर माउंट करने के वास्ते, जो इंटरनेशनल प्रेशर माउंट करने के वास्ते ईरान के ऊपर हो, इजराइल के ऊपर हो, अमेरिका के ऊपर हो, प्रेशर माउंट करने के वास्ते अब दबाव बढ़ाना है, तो जब भी वार रुकेगा। जब बैठ के इनके दोनों के तीनों के दरमियान में बातचीत होने के दरमियान से इमीडिएटली वार रुकने के चांसेस तो नहीं रहते। तो इसीलिए इजराइल क्या है, डू और डाई सिचुएशन, मान लिए, हार मान लिए, खात्मा। तो इसको बीच का वे आउट निकालना है। तो रास्ता किस तरह से बनता है, वो वे आउट के लिए है। तो इसीलिए इजराइल बोल रहा है कि ट्रंप 5 दिन का बोले तो नहीं बोला, अब और 10 दिन बढ़ा दिया ट्रंप, फिर भी वहाँ पे बम्बार्डमेंट हो रहा, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स जा रहे। तो इसका मतलब ये है कि इजराइल भी जो है इमीडिएटली अमेरिका का बात मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि एक ओपनली साबित हो गया ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अपन यहाँ बैठ के रूम में भी बात कर रहे हैं, अब वहाँ क्या हो रहा उसका अंदेशा करना बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ डेवलपमेंट भी हो सकता है, फिर अपन अपना बातचीत होने के बाद में फिर आगे जाके देखें तो डेवलपमेंट्स फिर होते हैं। सर, सऊदी अरेबिया इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान के इतने करीब क्यों नजर आ रहा है? क्या इसके पीछे क्या सिर्फ पुरानी स्ट्रैटेजिक टाइस है, या फिर उन्हें वाकई लगता है कि इंडिया इस पूरी डिप्लोमेटिक स्टेज पर एक्सपेक्टेड रोल अदा नहीं कर पाएगा, या फिर आगे भी अदा नहीं कर पाएगा? ये एक्चुअली ये सऊदी अरेबिया हाल में आप पिछले 1-1.5 साल के बीच में जो डेवलपमेंट्स हुए थे, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ था जी, जो वह इसके बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, और आर्मी का एक्सचेंज के बारे में, और एक सऊदी लेवल पे मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए टाइम पे एक प्लेटफॉर्म के जैसा कि भाई अगर पाकिस्तान के ऊपर वार कर दिए तो पूरे सऊदी के ऊपर, ऐसा एक माहौल क्रिएट करने के वास्ते एक चल रहा कि भाई ऑल मुस्लिम कंट्रीज़ एक प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं, जैसे एक पिक्चर बनाने की कोशिश, जिसमें का पहला कदम जो है ये दोनों के बीच में एक मायदा हुआ था जी, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में। तो पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरेबिया जो है चंद सालों से जो है थोड़ा सा पॉजिटिव एंगल हो सकता है कि बोथ आर मुस्लिम कंट्रीज़, वो भी इस्लामिक रूल वहाँ पे भी कायम है, पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी है, और मुसलमान कंट्री होने के नाते, और जो आपसी में एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ एक्सचेंज कर लेने में, बातचीत करने में, सर ये दोनों क्लोज होने के चांसेस वो है। और रहा इंडिया का सवाल, तो जैसा कि जब से बीजेपी हुकूमत यहाँ पे आई, और यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ में, मुसलमानों के ख़िलाफ़ में जो भी हो रहा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट चले गया था ना, जैसा नूपुर शर्मा के एपिसोड, वो पूरा ये 10 साल में जितने एपिसोड है वो बड़ा इतना बढ़ता। इसके पहले से हुआ कि इंडियन हुकूमत मुस्लिम्स इश्यू के ऊपर एक पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है उसका,
तो ये कम्युनिकेट हुआ वर्ल्ड वाइड। तो हो सकता है ये मेरा असेसमेंट है, हो सकता है कि भाई और दूसरे भी रीजंस हो सकते हैं, और उतना जितना पाकिस्तान के ऊपर उनको एतमाद है उतना इंडिया के ऊपर नहीं हो सकता। हो सकता है कि भाई इंडिया के साथ में बिजनेस रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ पूरा हर पॉलिसीज में उसमें इसमें जो भी चल रहा होगा, मॉनिटरी एक्सचेंज ये एवरीथिंग चल रहा होगा, मगर एज ए पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कंट्री की सिक्योरिटी उनके उसूलों के बात आई तो जब इंडिया को लोग करीब नहीं करना चाह रहे होंगे। इसीलिए जब ट्रंप का पहल हुआ तो ट्रंप खुद बता रहा था कि बस सऊदी अरेबिया आल्सो पॉजिटिव टू पाकिस्तान एज ए फ्रंट रनर फॉर दिस मीडिएशन बोल के। तो इसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया से भी ग्रीन सिग्नल मिला जैसा ही है ना। तो ये दिस इज द वन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इतना ही है, मगर और इसको हट के और कुछ अब इंटरनली क्या है बता नहीं सकते, मगर नहीं वो लोग भी इंटरनेशनल है ना, तो वो लोग भी देखते हैं कि देश का राजा पढ़ा लिखा है नहीं है, समझदार है नहीं है, वो अलग बात है। पढ़ा लिखा समझदार वो पॉलिसीज को देखते हैं ना। आप बोले जैसा अब वो कितने हद तक आप बोले जैसा पार्टी वगैरह तो मायना रखती है, लेकिन पॉलिसीज क्या है, आपका इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है, आप पड़ोसी मुल्क से किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आप आपके इंटरनेशनल में बायलैटरल रिलेशंस कैसे है, आपका ट्रेड रिलेशंस कैसा चल रहा, आप किस किस के मुआहदा कर रहे, ये पूरा भी देखता ना। ये कंट्री अगर दूसरी जगह करना है बोले तो ये पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देख लिए तो चलो भाई इंडिया से हम नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को, चलो पाकिस्तान हो सकता है कि पाकिस्तान जैसा उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे बातचीत करेंगे होगा, मतलब उनको जी हुजूर हो सकता पाकिस्तान, ये भी एंगल हो सकता ना। इंडिया जी हुजूर नहीं बोलेंगे शायद मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो और इंडिया बड़ा मुल्क है कंपैरेटिवली सऊदी अरेबिया, क्यों बोले तो पॉपुलेशन का छोड़ दो, आप वेपनरी के हिसाब से देखो, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू में देखो, आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में देखो, रिसोर्सेस देखो, ये सब के हिसाब से देखा गया तो इंडिया पावरफुल है। इंडिया इज वन ऑफ द पावरफुल कंट्री है ना कंपैरेटिवली। आप सऊदी अरेबिया सब मिला के देखे तो एरिया बड़ा होगा, मगर अदरवाइज ओनली ऑयल उसमें एनरिचमेंट है उनका। एक जमाने में तो सऊदी अरेबिया को यहीं से मदद जाता था, यहीं से तो फंड मिलता था, इंडिया से ही फंड मिलता था, इंडिया का ये सब मदद की। तो इसीलिए थोड़े विश्वास थे, चलो उनसे भी देखा गया तो पाकिस्तान को हम कंट्रोल कर सकते, इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये भी एक एंगल हो सकता है। सर, पाकिस्तान का जो रोल इस वक्त उभर कर सामने आ रहा है, तो आप उसे किस नज़र से देखते हैं? क्या वो सिर्फ मैसेंजर की हैसियत से काम कर रहा है, या फिर इस वक्त वाकई वो खुद को एक बड़ी डील मेकर के तौर पर अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश में है? पाकिस्तान का हालत पाकिस्तान अब इसमें अगर एक्टिव पार्ट लेने के लिए अमेरिका पेशकश करी, पाकिस्तान आगे आ गया जी। ये पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें आप एंगल्स देखो। पहला एंगल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान इकोनॉमिकली पूरा तबाह होके हैं, वहाँ के लोग जो है भुखमारी में है, रोटी के लिए तरस रहे, एवरीथिंग। तो फाइनेंशियली वहाँ पे क्रंच है, एवरीथिंग है वहाँ पे। तो पाकिस्तान को अब फाइनेंशियल एड होना है, और फाइनेंशियल एड को वहाँ से मिलेगा। अमेरिका अगर बोले तो आपको IMF इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड से रहने दो, या नहीं तो वर्ल्ड बैंक से रहने दो, लोन मिलता, पैसे उनको मदद मिलती। तो अमेरिका जो बोली वो मैसेंजर का काम अब पाकिस्तान करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पाकिस्तान अगर हो गया, दो चीज़ें हैं पाकिस्तान को, फ़ायदा और नुकसान। अगर पाकिस्तान ये डील में सक्सीड हो गया तो वर्ल्ड में एक पीस, एंजल ऑफ पीस का एक नाम आ जाएगा फर्स्ट। दूसरा जो है डेफिनेटली इसको रख के थोड़ा सा बार्गेन करने की कोशिश करेंगे, फंडिंग मुस्लिम कंट्रीज़ में जो अगर हो गया तो ईरान से भी मदद मांगेंगे, सऊदी अरेबिया से भी मदद मांगेंगे, अपने मुल्क के तरक्की के लिए जो कुछ भी करना है करने के चांस, एक गोल्डन चांस मिल जाता पाकिस्तान को। ओके, ये दो पॉइंट्स है। और इसमें ये लोग कितना हद तक उतना हिकमत बताते, कहाँ तक ये लोग सक्सीड होते, उसको बाजिंग। अगर फेल हो गए तो होता क्या, इंटरनेशनल लेवल पे उसका मुंह काला तो हो जाता, एक पहली बात है। देखिए मेरे को कहीं सुन रहा था, मेरे को याद नहीं, कभी इसके पहले भी चाइना के साथ अमेरिका, हेनरी किसिंजर जब था, वो कुछ एक कहानी है, उसके बाद में वार हो गया, जब भी पाकिस्तान को इस्तेमाल कर दिया, कुछ है वो कभी कभी बात करेंगे, मगर सरसरी याद है, उसको याद नहीं है मेरे को उतना ज़्यादा।
तो अब अगर फेल हो गया तो अमेरिका प्रेशर बिल्डअप करेगा, बिल्डअप करके बोलेगा कि भाई ईरान तुम्हारी बात भी नहीं माना तो तुम भी बॉम्बिंग करो ईरान के ऊपर बोल के पूछे तो जब क्या करेगा पाकिस्तान? तो पाकिस्तान अब एक्सेप्ट करके भी मुसीबत में होगा, एक्सेप्ट नहीं करे तो भी मुसीबत में होगा। तो अब ये पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर सक्सीड हो गया तो इंडिया को बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक ये हो जाएगा कि भाई इसके बारे में एक अलग अपन बात करेंगे। इंडिया विल डेफिनेटली, और ख़ास करके इंडिया बोले तो एज इंडिया नॉट कंट्री, इंडिया की हुकूमत के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो इंडिया को नुकसान नहीं होगा, प्रेजेंट हुकूमत के लिए, प्रेजेंट हुकूमत के लिए तो एक काला धब्बा हो जाएगा वो। उनके सारे क्रेडिट्स मिट्टी में मिल जाएंगे उनके। सर, देश के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को एक ब्रोकर कंट्री कहा, तो आपके नजदीक क्या ये सियासी रिएक्शन था या फिर इसमें वो नाराजगी भी छुपी हुई है कि इंडिया को इस मीडिएशन प्रोसेस से बाहर रखा गया? देखो, जनरली एक फॉरेन मिनिस्टर लेवल के कैपेसिटी पे है सो आदमी को इस तरह के शब्द यानी वर्ड्स इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता फर्स्ट ऑफ ऑल। जबकि ये खुद भी किया हुआ है। ये डिप्लोमेटिक वर्ड्स नहीं है, दलाल, ब्रोकर, ऐसा एक फॉरेन लेवल मिनिस्टर का आदमी। जनरली फॉरेन मिनिस्टर्स जो भी है अच्छा पढ़े लिखे डिप्लोमेट्स को लेके आके उनको जिम्मेदारी सौंपा जाता है कि भाई वो लोग डिप्लोमेटिकली हर चीज़ को भी डेलिकेसी से, इंटीग्रिटी से डील करते बोल के लेके आके लगाते। अब उन्होंने खुद दलाल जैसे शब्द यूज़ कर रहे बोले तो अब क्योंकि अब तक ये डिप्लोमेटिक डेमोक्रेटिक वर्ड्स को एक म्यार रहता था। जब से बीजेपी के लीडर्स जो बनने के बाद में वो म्यार निकल गया। अब फॉरेन मिनिस्टर भी दलाल वलाल बोल के आ गए इन पे। तो यहाँ पे यही बात अगर कोई भी पूछ सकता कि भाई जब रशिया यूक्रेन वार में जब आप बातचीत करने के वास्ते पहलू करें तो क्या आप दलाली करने गए? एक पॉइंट। और पहले से ईरान पे के ऊपर जब से इजराइल और अमेरिका मिलकर वार करे उस दिन से लेके आज तक जो डेवलपमेंट्स इंडिया के तरफ डिप्लोमेटिक पॉइंट में, एक पहली बात है कि भाई अली खमैनी का कत्ल के बारे में उसको कंडेम करते हुए अभी आज तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। पहले 8 दिन तक तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा हंगामा हो गया तो पहले फॉरेन सेक्रेटरी को भेजे, फिर उसके बाद जयशंकर साहब वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर किसी को उनसे किसी से बातचीत हुई। इतना ही बाद में प्राइम मिनिस्टर वहाँ के ईरान के प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन से बातचीत हुई, लेकिन वहाँ उस वक्त भी उसकी जो है मजम्मत या कंडम नहीं करे। कौन सा असैसिनेशन का, इनका कत्ल का। और मेहमान ईरान से जो जहाज आया उसका भी और वो सब मैं बता रहा हूँ आपको वही। और बाद में जब कोई यहाँ पे कंबाइंड मिलिट्री जो करते हैं ना वो नेवी का, हाँ, तो नेवी का, तो उसके लिए जो जहाज़ आया जो जब वापस जा रहा था उसके ऊपर अटैक हो गई, उसको बचाने की कोशिश, कम से कम उसकी भी मजामत नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप इंटरनेशनली जो डिप्लोमेटिक तौर पे जो एटलीस्ट रस्मी तौर पे आप कंडेम कर सकते, किसी का भी होंगे, दुश्मन का कंट्री का हेड भी अगर मर भी गया तो एटलीस्ट एक फॉर्मालिटी है कि भाई उनके ऊपर कत्ल नहीं होना था, उनका कत्ल से एक अफसोस जाहिर करना है कि आप नहीं करें। तो एक और जब पाकिस्तान को बुलाए, पाकिस्तान तो हमारी दुश्मन है, हम दोस्त नहीं मानते उसको। पाकिस्तान से ना कोई हमदर्दी है हमारे को, है ना, मगर फैक्ट है ना। तो आप उनको अमेरिका को पसंद आया, अमेरिका उसको बुला लिया, बातचीत करो बोला। अगर वही पेशकश आपके करे तो आप क्या इनकार करते थे? नहीं करते थे। उन ब्रोकरी करो या कुछ भी करो, अगर बोला, अगर ट्रंप फोन करके नरेंद्र मोदी को बोलेंगे कि भाई तुम जाओ बातचीत करो ईरान से, आप आगे बढ़ो, तो आप नहीं करते। हम जब ये वो बात जयशंकर से जबान से आई कि हम नहीं तैयार नहीं, अमेरिका पूछो या ईरान पूछो, हम तैयार करने के लिए तैयार नहीं है बोल के नहीं बोल सके ना। तो ये बात है। अब देखो, मैं जब से आपको बात आगे बढ़ाते हुए रोका था ना, अगर पाकिस्तान सक्सीड हो गई तो आज तक जो बीजेपी का पॉजिटिव मीडिया, जो गोदी मीडिया है, क्या प्रोजेक्ट कर रहा है इंडिया को? विश्व गुरु। ओके जी। तो विश्व गुरु किसको बोलते हैं?
जब कोई भी ऐसा मुसीबत आ गया, बड़ी जंग हो गई दुनिया में, कई मुल्कों के सिर में वर्ल्ड वार ही हो गई समझो, ऐसे वक्त में भी खड़ के पीस के बारे में हिम्मत करके मॉरल करेजस बता के नहीं जंग गलत है, हम चलो बातचीत करेंगे बोल के आगे बढ़ के लेके जाके सब लोगों को लेके आके डयास पे बैठाने वाले को विश्वगुरु बोलते हैं। जी हाँ, है ना। तो एक का गाना गाते हुए दूसरे के बारे में छोड़ देने वाले को विश्वगुरु नहीं बताते। मदरलैंड फादरलैंड वाले को तो नहीं बोलते ऐसा। मदरलैंड वही फादरलैंड वो जो भी है आपका हिसाब से। जी। तो अब देखा गया तो अगर पाकिस्तान सक्सीड हो गया तो विश्वगुरु कौन बनेगा भाई? जब तुम कहाँ रहेंगे? खाली क्या बोलते वो ऑर्नामेंटल विश्वगुरु, खाली उसके वास्ते बैठ जाएंगे क्या? है नहीं। जी। तो आप ना मजम्मत करते ना इसके साथ में, और आप कहाँ से तेल खरीदना है भी दूसरा मुल्क वाला आपको जो है कंडीशंस लगाता, उन डिक्टेट करता, वो हिसाब से करने वाले को विश्वगुरु बोल के आप जो ये मीडिया जो सेल से ही कर रहे, ये सब बताने के बातें हैं। ये एज ए फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर अगर कोई पूछा तो बोलना कि भाई हो यस दे करे होंगे पाकिस्तान करने, तो वो भी हमारा पड़ोसी मुल्क ही है, हो सकता है कि दोनों के बीच में आपसी इख्तलाफात होंगे, अगर जाके जंग रोक रहा तो रोकने दो, अच्छी बात ही है ना बोल के बोलना हो। दैट इज डिप्लोमेसी। उसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। तुम बोल रहे हो उसको दलाल, अगर उन भी तो आपको दलाल बोलेंगे, उन्हें आगे वाला खामोश क्यों बैठेंगे भाई? बोले हम पड़ोसी मुल्क है भाई, अगर करे तो अच्छा ही है ना, जंग कौन चाहता? जबकि आप नॉन अलाइंड कंट्री है, आप बोलते कि भाई हम जंग नहीं चाहते, कोई भी जंग रोकने के वास्ते आगे बढ़ रहा तो अच्छी बात है बोल के बोलो, सपोर्ट तो मत करो भाई, चलो आगे बढ़ो बोल के बोल देना था, खत्म ही हो गया बात वहां पे। अब दलाल और कल क्या बात करते कि देखेंगे ना फिर। तो ये क्या है, इसमें आप फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, आप बोले जैसा हमको नहीं बुलाया आपको बुला दिए, वो भी हो सकता है ना। देखने वाले को ऐसा भी दिखता है, देखेंगे कैसा होता है इसका। तो नहीं, मगर एक फॉरेन मिनिस्टर के जबान से जो है उस तरह के अल्फाज जो है वो शोभा नहीं देते, वो उसका अब वो क्या है, पोस्ट का विखार ऑटोमेटिकली डाइल्यूट होते चले जाता है। सही है सर। एक प्रैक्टिकल सवाल, क्या पाकिस्तान वाकई ईरान को किसी मीनिंगफुल फार्मूला पर बना पाएगा? क्योंकि ईरान पहले ही 15 पॉइंट्स के प्रपोजल को पहले रिजेक्ट कर चुका है, तो क्या इस्लामाबाद के पास इतनी डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है कि वो तेहरान को कन्विंस कर पाए? मैं नहीं समझता हूँ कि भाई इस्लामाबाद के तरफ से कोई प्रपोजल लेके वो लोग दोनों के कंट्रियों के बीच में, मतलब जो अमेरिका, इजराइल और ईरान को बीच में बैठ के इन्हों कोई प्रपोजल दे के ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने का सीन तो पाकिस्तान को नहीं रहता। वो कॉमन मैन किसी को भी पूछा आप बोल सकते कि भाई पाकिस्तान कोई ऐसा पहलू सामने नहीं रख सकता कि भाई दोनों को भी अग्री हो, यानी दोनों को भी एक्सेप्ट हो। दोनों के एक्सेप्टेंस के बीच में बताना मतलब अगर बातचीत शुरू हो के दोनों एक कंक्लूजन को आने के बाद में अगर कुछ हुआ तो उसके बीच में, तो मैं समझता हूँ फिलौकत एक मैसेंजर, उनकी बात इनके तक, इनकी बात उनके तक पहुँचाए तक एक पोस्टमैन का रोल अदा करेंगे कि भाई उनकी चिट्ठी इनको, इनकी चिट्ठी उनको, फिलौकत है। तो इनके तरफ से खुद कोई प्रपोजल अब एक्चुअली एक डयास होना चाहिए इनको। तो अमेरिका फर्स्ट ऑफ अमेरिका के तरफ से पेशकश हुई, ईरान के तरफ से नहीं हुई ये पेशकश कौन करा था? ट्रंप करा था कि भाई पाकिस्तान वाले इसमें चांस लीड लेंगे बोल के। तो अब ईरान के तरफ अगर ईरान बता के रहता तो कि पाकिस्तान को भेज रहा बोले तो डेफिनेटली ईरान पाकिस्तान को ही लीड पॉइंट्स देगा कि भाई ये पॉइंट्स पे लगो, क्योंकि जो 15 पॉइंट्स पेशकश किए उसको तो इनकार कर दिए ओपनली ईरान, और वो लगा 5 कंडीशंस लगाए। जी। तो अभी उनके 5 कंडीशन ने एक्सेप्ट कर लिए तो इनको इंटरनेशनल लेवल पे इनका विकार गिर गया, इनका प्रेस्टीज गया। वो क्या बोलते हैं रेड सी में मिल जाता अमेरिका का, और उसी तरह ईरान जो है पूरा मान लिया तो ईरान को जो है कोई आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं रहता। और हो सकता है कि भाई जो हालत इराक का हुआ, जो हालत लिबिया का हुआ, उसी हालत के तरह से ईरान का भी हो सकता है। तो इसीलिए दोनों को बातचीत अगर आगे बढ़ के सिर्फ सीज फायर के तक के
काम आने के वास्ते ये पोस्टमैन काम हो सकता है कि भाई ये नहीं इधर का इधर पहुंचाने के बाद में चलो भाई दोनों में एग्री हुए 15 दिन के वास्ते, महीने के वास्ते, 2 महीने, लेकिन परमानेंट सीज फायर ईरान ये चाह रहा कि भाई एक परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि बार बार हमारे ऊपर हमला करे तो हम मानते नहीं बल्कि बता रहा हूँ। तो इसी सिलसिले में ओनली अब इसीलिए इनका अब ये जो पाकिस्तान एक्सेप्ट करके फंस गया, जी, अब उसका कौन सा रंग लेता, किधर रंग लेता, अब आगे जाके देखना है कि ये डायनामिक्स चेंज हो रहे से मैं वही बता रहा हूँ। हम अपन बात कर रहे हैं मगर वहाँ पे क्या हो रहा है बल्कि। सर इसी रिलेटेड से एक क्वेश्चन है, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान जो पुराना डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशन जो है वही आज इंडिया के डिप्लोमेटिक स्पेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आ रहा है। मैं वो एंगल से तो नहीं देख रहा हूँ, वही मैं बता रहा था ना, दोनों के बीच में 1 1.5 साल से पहले अच्छी से रिश्तेदार तालमेल हो गया, ये डिफेंस के एग्रीमेंट्स वगैरह हुए, तो अगर वो कोई हर्डल रहा तो अब ऑलरेडी पाकिस्तान और सऊदीया के बीच हाल ही में प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया गए, नरेंद्र मोदी जाके आए थे ना, और सऊदी हम भाई भाई बोल के वो पूरे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बहुत सारे कंट्रीज में घूमते हो, सऊदी अरेबिया को भी जाके, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो दरमियान जो डिफेंस एग्रीमेंट है, एक है कि भाई 100% थोड़ा सा इंडिया के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा परसेप्शन रहता कि भाई ये दोनों के बीच में दरमियान अगर कुछ एग्रीमेंट हुआ तो इंडिया को कुछ खतरा हो सकता बोल के वो थोड़ा सा ये रहता होगा, मगर उसके लिए पूरे रिलेशन से स्ट्रेन कर ले के सऊदी अरेबिया से इंडिया तो रिलेशन स्ट्रेन नहीं करती, क्योंकि जब अगर इंडिया पाकिस्तान के फिर अगर वार होता, परसों सिंदूर का हुआ था मगर 2 दिन में भी नहीं हुआ, नहीं चला ना जी, वो आर्टिफिशियल वार जो स्टार्ट हुआ, हाँ 50-60 आवर्स चला वो मैक्सिमम, उतना भी ज़्यादा नहीं वो टाइम उतना, और इस बीच में ट्रंप का ही इन्वॉल्वमेंट होकर मैं ही रोक दिया बोला हूँ, सीज फायर किसी को दोनों पार्टीज बातचीत कर रहे सो बगैर जो है हो गया बोल के वो पूरा वो एक कंट्रोवर्सी हो गया था ना, तो इसीलिए वो नहीं समझता मैं, तो वो एंगल में नहीं देख रहा हूँ, मगर डिफेंस एक्सपर्ट्स या नहीं तो मेरे से भी ज़्यादा थोड़ा एक्सपीरियंस हैंड्स जो करंट अफेयर्स पे और ज़्यादा बढ़ रहे थे, वो लगा कुछ बोल सकते होंगे। मेरे हिसाब से मैं तो देख रहा हूँ कि भाई ये कोई इंडिया के साइड में उतना कोई थ्रेट परसेप्शन का दिखता नहीं, और दूसरी बात है इसके वजह से इंडिया को हार्ड बर्न होने का ये नहीं है। हाँ हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते, मगर जो रिलेशंस है बिजनेस के वगैरह रिलेशंस है वो रिलेशंस तो एज इट इज़ कंटिन्यू होते होंगे, क्योंकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में पाकिस्तान हो सकता दुश्मन नहीं होगा, लेकिन इंडिया का ताकतवर तो नहीं है पाकिस्तान, कभी भी इंडिया का अपर हैंड है। इंडिया फ़ख्र की बात यह है कि भाई एज ए इंडियन आप भी फ़ख्र होने का भाई, हम अपने अतराफ जो है कंट्रीज है वो सबसे में भी ताकतवर है, लेकिन उसको हमें उसका विकार किस तरह से उसको आगे बढ़ाना वो अलग बात है। लेकिन ये हिसाब से देखा गया तो पाकिस्तान कंसिडर टू बी एक छोटी कंट्री है इंडिया के सामने, उत्तर प्रदेश से भी छोटी। जी हाँ, सही। सर अगर पाकिस्तान जंग को रोकने या सिचुएशन को संभालने में किसी हद तक भी सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में इंडिया का ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक जो वेट है वो क्या कमजोर पड़ जाता है या पड़ सकता है? कमजोर पड़ने का अलग बात है। पाकिस्तान तो हीरो हो जाता ना जी ओवरनाइट। अब पाकिस्तान वाले दुआ कर लेना वही है कि भाई हमारे को चांस मिला, कुछ ना कुछ कामयाब बना दिया अल्लाह मियाँ बोल के दुआ कर लेना है लोग। अगर हो गया तो इमीडिएटली क्या होता, वार रुकवा दी पापा के जाके वार रुकवा दी नाना दादा हो जाते वहाँ के वहाँ पे, है ना? सही है है ना? तो लोगों को गोल्डन चांस मिले जैसा ही होता, लेकिन एक्चुअली क्या है वो मैसेंजर का काम करने का है, उतना बड़ा डिप्लोमेट मैं समझ रहा हूँ। हो सकता है डेफिनेटली इंडिया के लिए जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू में इंडिया के बोले तो इंडिया एज ए कंट्री मैं बता रहा हूँ, इंडिया एज ए कंट्री कुछ भी कोई भी बाल का बाका नहीं कर सकता एज ए कंट्री, फकर से बोल सकता हूँ मैं। सिर्फ क्या है बोले तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर पाकिस्तान को अगर इसमें सक्सीड मिल गई तो इंडिया का तो खास करके इंडिया की जो हुकूमत अब फिलौकत बैठी उसका मुंह काला होता, इंडियंस को कुछ नहीं होता, इंडियंस को कुछ नहीं होता इंडियंस बेफिक्र रहो, आराम से वही एंजॉय करो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है पूरा इंडियन आप ये कर लो। लेकिन क्या है अब ये चांस उसको अच्छे के लिए आया बुरा के लिए आया वो पाकिस्तान जाने,
लेकिन पाकिस्तान क्या होता है सडनली अब होता भी इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया का अट्रैक्शन हो जाता, वार रुकवा दी पापा का जो है खिताब पूरा उधर चले जाता थोड़े दिन के लिए, क्या उन्होंने 3 दिन के लिए रुकवा तो उन्होंने हमेशा के लिए रुकवा दिए। तो एक तो गुण गाने वाले गीत गाने वाले ज्यादा हो जाते नहीं हैं। हो सकता है ये अमेरिका इंडिया को ही चांस दे, मगर अभी प्रेजेंट जो लीडरशिप है हाँ, इनकी नाअहली की वजह से हो सकता इनके जो होगा, नहीं, है अब वो कुछ भी होंगे हाँ। चांसेस है। अब पाकिस्तान को क्यों पिक्चर में ला रहा, टाइम बाइंग करने के वास्ते ला रहा, टाइम बाई करके Yeah. और ईरान के ऊपर और मजीद हमले करने के वास्ते ला रहा, कुछ भी रहा। इंडिया को चांस मिला नहीं मिला इसको बाजू को रख देंगे। एज ए इंडियन आप सिचुएशन, आपको वॉच करने का टाइम मिला, आप वॉच करो, लेकिन वहाँ पे सक्सीड हो गया तो उसका फायदा है, Yeah. सक्सीड नहीं हुआ तो भी उसका ही नुकसान उसका है। ही नुकसान भाई है। दो धारी तलवार उससे पे तो इंडिया को कुछ नहीं उससे बिगड़ता। इंडिया से कुछ नहीं बिगड़ सकता। वहाँ पॉइंट ऑफ व्यू तक इंडिया का हम बहुत अच्छे स्टैंड पे रह गए वहाँ पे। Yeah. लेकिन जो हुकूमत पे जो क्लेम कर रही, उनके जो पूरे हेंचमैन जो क्लेम करके जो गाना गा रहे हैं ना, उनका रीढ़ की हड्डी हिल जाती, Yeah. उनको नुकसान है। Yeah. इंडिया को, इंडियन को कोई नुकसान नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। बाल का बाका भी कोई नहीं खींच सकता इंडिया, क्योंकि इंडियन का जो स्ट्रांगनेस के सामने कोई दुनिया में कोई भी नहीं ठहर सकता। लेकिन जो हुकूमत जो क्लेम्स करी थी ना, टॉल क्लेम्स है, वो क्लेम करे से वालों का मुंह काला होता। Yeah. तो वो है, सही। ये लोग ये नाजुक की चीज़ समझना है। इंडिया को कुछ नहीं होता, पाकिस्तान रात इंडिया से बड़ा मुल्क नहीं बनता, वो उसका मिलिट्री नहीं बढ़ जाती अगर इसमें जी थे तो उसको कुछ भी नहीं, रात उसका इकनॉमी डबल हो जाके वहाँ के लोग जो है रोज़ बिरयानी खाने के लायक नहीं बन जाते, कुछ नहीं होता। सिर्फ होता यहाँ की हुकूमत का मुंह काला होता, बस इतना ही से। लेकिन उतना चांस तक नहीं जाता। और कुछ ये डिप्लोमेटिक वेस में बहुत कुछ ये आते। अभी ये जो साइलेंट डिप्लोमेसी इंडिया जो बता रही, वो लॉन्ग स्टैंडिंग में वर्कआउट नहीं होता। मुंह खोलना है कि भाई प्रेशर बिल्डअप करो। अगर इंडिया उसके बजाय प्रेशर बिल्डअप करने शुरू कर दी तो पाकिस्तान चले जाता कहीं। Yeah. अगर कल नरेंद्र मोदी एक शुरुआत एक स्टेटमेंट देगा, आप स्टॉप करो नहीं तो हम भी कुछ सोचना पड़ेगा बोल के एक स्टेटमेंट दो बोलो, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट दिखता। Yeah. सही। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठहर के आप वार अच्छा नहीं है, वार रुकवाना है, और अमेरिका भी सोचना है, ईरान भी सोचना है, नहीं बोले तो हम कुछ कदम आगे बढ़ाना पड़ता मजबूरन बोल के एक डायलॉग बोलते ही डेफिनेटली अटेंशन पूरा इंडिया की तरफ डाइवर्ट होता और वार का भी जो है रुख बदलने के चांसेस होते। तो हो सकता है वो परमिशन के लिए वेट कर रहा होगा पीएम। हो सकता पीएम ने परमिशन अगर मिला तो ये स्टेटमेंट देने के लिए, स्टेटमेंट देने के लिए कुछ आल पार्टी है तो इधर उधर बात करते बोल के भी चल रहा है ना। हो सकता है कि भाई अंदर कुछ हो रहा, वो कुछ ये कर रहे होंगे। लेकिन ये जो पाकिस्तान का डिप्लोमेसी का वो लेके आया ना मीडिएशन का, तो उसके बारे में अपन जो इसके लिए बातचीत करने के वास्ते लोग हमारे व्यूअर्स भी देखते बोल के बात करने का है। इसे लाइटर पॉइंट ऑफ व्यू में बातचीत करने का है। इसमें सीरियसनेस से है बोले तो एक ही मैं बता रहा हूँ कि भाई सीरियसनेस ये है कि भाई इंडिया स्ट्रांग स्टैंड लेने का है और वॉच करना का है, सिचुएशन को प्रेशर बिल्डअप करने का है। ये है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में, जैसा मैं समझता हूँ। और बाकी का जो है अब ये तो टाइम बीइंग हो रहा कि एक पोस्टमैन कहाँ तक सक्सीड होता, 2 पर्चियाँ ठीक से पहुँच जाता या बीच में पर्ची मिस हो जाती, ये देखेंगे। अब चलता है ना वो आगे जाके। सर, आपके हिसाब से ट्रम्प की जो पर्सनल केमिस्ट्री इस वक्त ज़्यादा बेहतर किसके साथ नज़र आती है? पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इंडिया की सियासी लीडरशिप के साथ? और क्या इस पर्सनल इक्वेशन का भी इस पूरे डिप्लोमेटिक गेम पर असर पड़ रहा है या कुछ पड़ सकता है? जब से ट्रम्प में, जब पहले भी अपन बातचीत कर लेते, ट्रम्प जब दूसरी बार प्रेसिडेंट बना, जब से जो है इंडिया के लीडरशिप को से दूरी अख्तियार कर रहा। रीज़न वेल नोन टू हिम, क्या है रीज़न वो सब पर नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बार आप न्यूज़ में भी देखे होंगे ना, फ़ोन करे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए, ना बातचीत करने के वास्ते कोशिश करे, ये लग। मगर असीम मुनीर के साथ डिनर को बुलाते, उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ को उठक बैठक कराते, तो केमिस्ट्री उनके साथ ये दूसरी बार, और फ़ोन करके जो है वार रुकवा देते।
इंडिया वाकई से आप सीज फायर करवा देते। 79 या 80 टाइम्स तो क्लेम ही कर लिया कि मैं दोनों को फ़ोन कर रहा था, दोनों मिलिट्री हेड से बातचीत कर रहा था, ये सब कुछ है ना। तो हिसाब से देखा गया तो, और क्या बताते नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कई स्टेटमेंट्स बोले तो डायरेक्टली नॉट अगेंस्ट, मगर नरेंद्र मोदी का विकार कम करते हुए स्टेटमेंट्स दिए। ही इज़ अ गुड गाय, ही इज़ माई वो फ्रेंड, बट ही इज़ नॉट हैप्पी। रशिया के साथ से पेट्रोल खरीद रहे, डीजल ऑयल खरीद रहे, ऐसे पूरे स्टेटमेंट्स दिया था ना ये पूरा। तो इसका मतलब है केमिस्ट्री अब जो है दोनों की तालमेल, असीम मुनीर, शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री जरा अच्छा ही दोनों का, तीनों के दोनों जो एक चोंच मारते हुए बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा ये। अब आप एक जैसा कि पाकिस्तान को हम मीडिएशन करने के वास्ते इनिशिएशन करो बोल के ट्रंप का स्टेटमेंट आता। उसी वक्त पेपर्स में आप यहाँ पे भी न्यूज़ एक स्क्रॉलिंग आती कि भाई ट्रंप जो है नरेंद्र मोदी से बात करे बोल के। हो सकता है मीडिया का अटेंशन डाइवर्शन कर हो, या नहीं तो वहाँ पे उधर बात कर रहा तो यहाँ ट्रंप, हो सकता मीडिया ड्रामा भी रहता, मीडिया इसका पब्लिसिटी का ये रहता, कुछ भी रहने दो। एक तो है कि मीडिएशन का न्यूज़ पहले आता, ट्रंप और मोदी का फ़ोन बाद में आता। वो हिसाब से देखा गया तो केमिस्ट्री किसके साथ मैच है, फिलौखत तो उधर ही दिख रहा, और वो उधर ही है ट्रंप का। क्यों कर रहा उधर, क्या है उसके मफादात, किसके कौन से मफादात के वास्ते कर रहा, इनको क्यों दूर करने की कोशिश कर रहा, क्या है डिस्टेंस क्यों कर रहा, इंडिया के ऊपर टैरिफ क्यों डाला, इंडिया के ऊपर टैरिफ डाल रहा है, एट द सेम टाइम वहाँ पे जो है फाइनेंशियल एड दे रहा पाकिस्तान को, और लोन का भी, IMF लोन का भी जो है उसका भी क्लियर करवा के सब कुछ हो रहा ना। तो समथिंग वो जो कहीं ना कहीं वो चीज़ों में इधर वो कोई तारा अटके हुए होंगे, उसके क्या है ये अभी आगे जाके वक्त बताएगा इसका। तो फिलौखत तो केमिस्ट्री उधर ही है, टिल्टेड टुवर्ड्स असीम मुनीर एंड शहबाज शरीफ के साथ में। सर, क्या इंडिया ने खुद इस पूरे मामले में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया, या फिर जो है ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है कि इस बार हमें वाक़ई डिलिबरेटली इग्नोर या साइडलाइन किया गया था? मैं नहीं समझता कोई साइडलाइन करना, कोई इग्नोर करना, ऐसा नहीं। इंडिया ही जानबूझ के खामोशी, साइलेंस डिप्लोमेसी, साइलेंट डिप्लोमेसी का इख्तियार करे जैसा दिख रहा। क्योंकि एक है कि ओपनली इजराइल को जाके सपोर्ट करके आ गए थे, अमेरिका के साथ में रेस्ट अच्छा है बोल के बोले तो भी थोड़ा सा स्ट्राइन है ट्रंप के साथ में रिलेशन से, ऐसा है बोल के पूरा ईरान को टोटली इग्नोर करके दूर नहीं कर सकते। क्योंकि जितना भी हो ईरान आज नहीं तो कल कंसिडर करने के चांसेस है। तो क्यों खुलेआम इसको भी, लेकिन एक तो खुलेआम हो गया कि भाई इजराइल के साथ में है, तो वो थोड़ा सा हार्ड बर्न ईरान को हो सकता। तो अब क्यों अब इधर भी स्टैंड ले लिए, तो फिर इधर मिडिल ईस्ट से प्रॉब्लमेटिक हो जाता। क्यों, अगर वो ओपन करके टोटली ओपनली जाके बोल दिए खतार वगैरह पूरा और भी डैमेज हो गया, रास अल्फान वगैरह पूरा गैस सरफराह सब भी बोले तो इंडिया को नुकसान होता। तो इसीलिए डिलिबरेटली इंडिया जो है एक साइलेंट देख रहे होंगे कि भाई कब चांस मिलता तो जब इश्यू टेक ओवर करेंगे बोल के। लेकिन अब वो कितने दिन तक वेट करती, कितना दिन तक वो साइलेंट डिप्लोमेसी वर्कआउट करती, कहाँ तक खामोशी ये रहती। अब कब ये लोग प्रेशर बिल्डअप करने के वास्ते कब कदम आगे बढ़ाते, इसके बारे में थोड़ा अपन भी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, वो कितना दिन तक ये कर रहे थे। मगर ये तो है कि जब इजराइल जाके इंडिया जो है इजराइल के साथ है जो बात करके आया, मगर यहाँ पे उसके बाद में जो NGOs हो या आम सोशलिस्ट हो, सारे जितने भी आम पब्लिक हो, वो तो ये कह रहे थे कि भाई इंडिया इजराइल के साथ नहीं है, आप इजराइल के साथ है। इंडिया तो अपने आप अपने सही है और जिसका हक है उसके साथ है। तो ये बहुत सारा चला था, आप भी सुने होंगे, आप जर्नलिस्ट के दुनिया में हैं, आप बहुत सारे लोगों सुने होंगे। कई NGOs है, कई सोशलिस्ट है, लोग पूरे बोले थे कि वो गलत है, वो इजराइल के साथ होगा मगर इंडिया इजराइल के साथ नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, तो मेजॉरिटी जो मीडिया में ये है
तो ये सोशलिस्ट सही है, आवाज़ उठाए, सब करे, लेकिन ये जहाँ तक लोगों तक पहुँचने में जो है, इसमें मेजॉरिटी जो ये पॉइंट ऑफ व्यू आइडियोलॉजी, राइट विंग आइडियोलॉजी करने का मीडिया ज़्यादा रहने में क्या हुआ बोले तो इजराइल जाने से कुछ फ़ायदा हुआ है जैसा दिख रहा हो लोगों को, लेकिन इजराइल के साथ सपोर्ट करने में इंडिया को आने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। इजराइल से टेक्नोलॉजी और डिफेंस फील्ड में थोड़ा सा हेल्प के अलावा डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इजराइल से कोई लेना देना इंडिया को नहीं रहता। जैसा कि टेक्नोलॉजी इवन एग्रीकल्चर में भी लाए तो टेक्नोलॉजी लेके आते, उनके सिस्टम्स अडाप्ट कर लिए थे, जैसा कि ड्रिप इरिगेशन में रहने दो, इरिगेशन फील्ड में बोले तो एग्रीकल्चर में, और सीड टेक्नोलॉजी में, उसमें इसमें इजराइल का एक करे, और वैसे ही डिफेंस में जैसा कि राफेल के फ्लाइट्स तो एयरक्राफ्ट्स तो फ्रांस बनाती, मगर उसमें टेक्नोलॉजी इजराइल का रहता। तो ऐसी चीज़ें हैं ना, सब तो डिफेंस में थोड़े वेपनरी में इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करते होंगे, मगर बाकी का अगर तेल तो इजराइल नहीं देता आपको। जी हाँ, इजराइल से कोई खाद अपने को इंडिया इंपोर्ट करने का नहीं है। अलबत्ता इधर से उल्टा थोड़ी चीज़ें, खाने की चीज़ें जो है, फूड ग्रेन्स जो है, थोड़े इजराइल को, इजराइल जो है इंडिया से बिजनेस करके कमा सकता है, बिजनेस करके कमा सकता, टेक्नोलॉजी बेच सकता, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, ऐसे चीज़ों में ये कर सकता। मगर ईरान तेल देता आपको। तो ये पॉइंट्स है, तेल देता और 60 दिन का छूट भी देता। हाँ, तो फाइन उसमें भी देता, और वो कंडेंसेट बोल के जो भी जेट फ्यूल्स वगैरह वगैरह जितने भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और वहाँ से अपने को थोड़े ग्रेन्स भी आते शायद, फूड ग्रेन्स में, पर यहाँ से भी वहाँ पे जाते, ये जो चीज़ें हैं। और इंडिया और कल्चरल एक्सचेंज भी है। जी, कल्चरल एक्सचेंज भी है। और ये पूरा, और कभी बैठे हो तब हम बात करेंगे ईरान और चाइना के बीच में रिलेशंस कितने पुराने हैं, और सिल्क रोड और दोनों के बीच में कैसा एक्सचेंज हुआ था, और डारियस द ग्रेट बोल के किंग था ईरान को, बोले तो पर्शियन टाइम में, उसी टाइम पे इधर पे चाइना का किंग, और यहाँ पे चाइना में संजू बोल के जो वन ऑफ द फाइनेस्ट सिपा सालार और स्ट्रैटेजिस्ट, उनका जो आर्ट ऑफ द वार बुक लिखे थे, वो ये पूरा अब जो वार टेक्नोलॉजी आप यूज़ हो रहा ना, वार खाली आर्ट ऑफ वार के बारे में बहुत कुछ बात कर सकते हैं। ये पूरे बहुत चीज़ें हैं इस पूरे। तो अमेरिका, इजराइल सबसे पुराना ईरान है, पर्शिया, उसके साथ में पुराना इंडिया है, और वैसा ही पुराना चाइना है। ये है, बाद में आए सो मुल्क हैं बाकी के पूरे। तो इनके बीच में रिलेशंस कभी कभी कब से ज़माने से जुड़ा हुआ है। अब कुछ भी अब इंडिया बोले तो जो इधर आपको मालूम है, ये हिंद और सिंध का नाम है ना। जी जी जी, ईरान से आया हुआ है सिंध, ईरान वालों के पास सी को एच से प्रोनाउंस करते, तो इसीलिए सिंध को भी जो हिंद होने से हिंद का नाम भी ईरान दिया सो है, हिंदुस्तान को बल्कि है ना, सब ये है। तो देखेंगे पाकिस्तान सक्सीड होता या पाकिस्तान जोकर बन जाता, आप बोले जैसा दलाल जैसा बन जाता जयशंकर के हिसाब से, देखेंगे। इसाक़ी सर, आखिरी और सबसे अहम सवाल, ये जो 5 दिन का या 10 दिन का जो पास सामने आ रहा है, क्या आप उसे कोई एक बड़े अमन की शुरुआत के तौर पे देखते हैं, या फिर एक ऐसी खामोशी है जो किसी और बड़े तूफान से पहले आती है? भाई, जब से पहले भी अपन बातचीत हुई थी, ये 5 दिन का जाके 10 दिन हो गया, 10 दिन से 15 दिन होता, 15 दिन से 20 दिन होता, आप अंदेशा नहीं लगा सकते। हो सकता है कि अमेरिका टाइम बाई करने की कोशिश कर रहा कि उसने अपने फुट सोल्जर्स को पूरों को जो है उधर डंप करने के वास्ते कोशिश में पाकिस्तान को लेके आके सामने लगा के कुछ मीडिएशन का ड्रामा करते हुए पीछे से पूरे फोर्सेस को वहाँ पे लेके जाने की कोशिश भी हो सकती, ताकि उनका नुकसान ना हो सकती। अगर वो हो गया तो जंग और बढ़ जाएगा। अब जैसा जैसा तूफान के पहले की जो है सन्नाटा के जैसा भी हो सकता कोई आने का, या नहीं है, अब कोई नहीं है वे आउट। टाइम बाइंग दो तरीके का, एक है री इन्फोर्समेंट, रिकूप या री इन्फोर्समेंट करके अपने फोर्सेस को बढ़ा के लेके जाके ये तरीके से मारने की, दुश्मन को मारने की कोशिश, या नहीं रास्ता ढूंढने की, दुश्मन के साथ समझौता करने की, रास्ता ढूंढने के वास्ते भी टाइम बीइंग हो सकता। ये 2 चीज़ों में इधर भी अगर हो गया, दुश्मन के साथ समझौता हो गया तो शांति, दुश्मन के साथ समझौता होना नहीं,
अगर ये कन्निंगनेस है, ये अगर प्लान है, तो आप और तबाही देखते हैं। सही। तो दोस्तों, आज की इस गुफ्तगू ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। वेस्ट एशिया की जंग अब सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रही। अब यह जंग डिप्लोमेसी, पावर बैलेंस और ग्लोबल इन्फ्लुएंस और रीजनल रेलेवेंस का भी एक बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। और इस पूरी तस्वीर में एक सवाल बार बार उभर कर सामने आता है कि कौन सिर्फ देख रहा है और कौन वाकई खेल रहा है। आज के डिस्कशन ने हमें ये समझाया कि कभी कभी जंग सिर्फ मिसाइल से नहीं लड़ी जाती, बल्कि टेबल्स और बैकडोर टॉक्स और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप से जीती या हारी जाती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम हेडलाइन से आगे बढ़े और जियोपॉलिटिक्स के पीछे छुपी असली सोच को समझें। और इसी नोट पर आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। इसाक़ी सर, आज आपने जिस क्लैरिटी, बैलेंस और डेप्थ के साथ इतने सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स मौजू पर रोशनी डाली, उसके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। और आपने ना सिर्फ करंट डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया, बल्कि उनके पीछे छुपी डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजिक लेयर्स को भी बहुत आसान और समझने लायक अंदाज में सामने रखा। तो कैंडिड टॉक्स की तरफ से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आज का ये एपिसोड आपको इंफॉर्मेटिव, थॉट प्रोवोकिंग और वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर भी करें, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं, सही समझ भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सीरियस, मीनिंगफुल और पावरफुल डिस्कशंस आप तक लगातार पहुंचते रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड, एक नए एंगल और एक नए सवाल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अवेयर रहिए और सोच समझकर हर खबर को समझें। थैंक यू। जय हिंद।